नमस्कार, मैं सृजन पांडे डिजायर पॉइंट के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सेहत पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे। तो आज इस कक्षा में हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्या, इस कोशिका चैप्टर को हम कितनी आसानी से पढ़ सकते हैं। आज मैं ये साबित करूंगा कि इसको इतनी आसानी से पढ़ा जा सकता है कि आपको ये कठिन लगेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई अच्छी सी कहानी पढ़ रहे थे और आप बोर भी नहीं होगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया और आपको सब समझ में आ गया, कुछ भी याद नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये नाइन्थ क्लास है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर सृजन पांडे फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक आप 8th में थे, 8th पास करके आप 9th में आए हो। ठीक है, 9th की ये पहली क्लास है। तो मेरे कहने की मतलब है कि अभी आपने जो विज्ञान पढ़ा है वो बड़ा मिला जुला विज्ञान होता था। उसमें विज्ञान में आप मांसपेशियों के बारे में भी पढ़ लेते थे, आप न्यूटन के नियम भी पढ़ लेते थे, भौतिकी भी पढ़ लेते थे, रसायन विज्ञान भी पढ़ लेते थे। लेकिन अब कक्षा 9 के बाद असली पक्षपात शुरू हो गया है। पक्षपात से मेरा मतलब यह है कि अब आप जीव विज्ञान को अलग विषय के रूप में पढ़ोगे, भौतिकी को अलग विषय के रूप में पढ़ोगे और रसायन को अलग विषय के रूप में पढ़ोगे। तो जहां तक मेरा सवाल है, आई विल बी टीचिंग बायोलॉजी, मैं आपको बायो पढ़ाऊंगा, जीव विज्ञान। ठीक है, और आपके 9th का सिलेबस इस बार बहुत ही छोटा हो गया है, तो हम लोग बहुत आराम से चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ना है। क्लास में ये सारी चीजों को खत्म करना है, यहीं पे याद करना है और यहाँ आना है, यहीं से याद करना है, डायरेक्टली फिर चले जाना है एग्जाम देने। कुछ कठिन नहीं है, केवल आप क्लास में आंख और कान खोल के बैठ जाओ। आपको दोबारा कुछ समझ में ना आए, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया या मुझे याद नहीं है, मुझे भूल रहा है। सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, जहां तक बात रही आपके नोट्स की, आपके पीपीटी की, मैं आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा। जो हिंदी में पढ़ना चाहता है हिंदी में पढ़ ले, हिंदी मीडियम ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन हिंदी में आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी बताते चलूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे की पढ़ाई में। अगर आप बायो लेना चाहते हैं आगे तो आपको बहुत आसानी होगी। यहां से नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का हमारा नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, दुनिया में जीवित चीजें हैं और निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो जीवित हैं, जो कुछ ऐसी चीजें जो निर्जीव हैं। जो भी वस्तुएं जीवित हैं, जो भी चीजें जीवित हैं, वो अलग तरह के लक्षण दिखाती हैं। जो निर्जीव हैं वो अलग तरह के लक्षण दिखाती हैं। जीवित वस्तुएं क्या करती हैं? जीवित में वृद्धि होती है, श्वसन होता है, पाचन होता है और प्रजनन होता है, कई सारी चीजें होती है। तो हम लोग उसके बारे में उतना नहीं जाएंगे, हम लोग केवल कोशिका पे आते हैं सीधे। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में बहुत बेसिक बातें जान लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें जो बिल्कुल सबको पता होनी ही चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगी। एक बात समझ लो भाई, मान लो ये कोई घर है, मान लो ये कोई घर है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन जो है अभी सिर्फ काम चला लो। ठीक है, देखो खिड़की भी हो गई। अब देखो ये बढ़िया घर बन गया। अब मैं पूछूं यार घर किससे बनता है? तुम बोलोगे सर एक एक ईंट से बनता है। किससे बनता है? तुम बोलोगे सर ये तो ईंट से बनता है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये बनता है ब्रिक से। तो तुमने बोला कि सर घर जो है ईंट से बनता है, कई सारी ईंट को जोड़कर घर बनता है। शरीर किससे बनता है? मैं बोलता हूं बिना कुछ जाने समझे जान लो कि शरीर बनता है, किससे बनता है? शरीर बनता है कोशिका से। शरीर किससे बनता है? कोशिका से। देखो थोड़ा सा अभी यहां पे रहो क्लास में, 5 मिनट बाद तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अब परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब समझो, जैसे तुम्हारा घर ईंट से बना है, मतलब उसमें और भी चीजें हैं भाई, सीमेंट है वो अलग, लेकिन जोड़ा तो ईंट को ही गया है। तो ईंट से जुड़ जुड़ के तुम्हारा घर बना और कोशिका से मिल मिल के तुम्हारा शरीर बन गया। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये बताओ, हम लोग जीवित हैं, मतलब सारी कोशिकाएं भी जीवित होती होंगी। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं कोशिका पे। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, सुनो। एक बहुत ही जरूरी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो रही ये बात कि विदेशों में ना जेल होती है ऐसी। अब इस जेल में क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे कमरे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं, ये ऐसे। ठीक है, इसी में इनका बेड होता है, इसी में इनका वॉशरूम भी करने के लिए होता है, ऐसे सारे कमरों में। ठीक है, ऐसे सारे कमरे। तो ये जो एक कमरा होता है ना, इसी को बोलते हैं वहां पे सेल। तुमने सुना होगा,
वहां कैदियों से बोला जाता है गो इनटू योर सेल, अपने सेल में जाओ, यानी कि अपने जेल में जाओ। वहां पे उसको जेल नहीं बोलते, वहां उसको बोलते हैं सेल, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसी सेल से हम कोशिकाओं को भी बोलने लगे क्या, सेल। तो जो कोशिकाओं को हम सेल बोलते हैं इसी कारण से बोलते हैं, क्योंकि इसमें जेल को सेल बोला तो कोशिकाओं को भी सेल बोला जाता है। आप समझो, अब ध्यान से समझो। देखो, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेल, ठीक है। कोशिका क्या होती है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक, देखो मैं इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की परिभाषा याद करने के लिए तुम्हें केवल 2 शब्द ध्यान में रखने हैं। वो कौन कौन से हैं, देखो, संरचनात्मक, एक वर्ड ये याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट, और एक ये याद रखो, क्रियात्मक। मैं इन दोनों शब्दों पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं पता है, क्योंकि यही दोनों शब्द ऐसे हैं जिसको आपने पढ़ लिया, आपकी नहीं आ पाएगा, कोशिका की परिभाषा आपको दोबारा याद नहीं करनी पड़ेगी। अब समझो, संरचनात्मक मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल, यानी कि 2 बातें। कोशिका क्या करती है, संरचनात्मक मतलब कोशिका हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से, लेकिन हाँ भाग लेती है, बहुत बड़ा बहुत अहम हिस्सा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, संरचनात्मक। तो एक शब्द समझ में आया, कोशिका क्या करती है कि हमारे शरीर, इसको मैं पूरा कोशिका ही लिख दे रहा हूं, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो देखो एकदम आराम से समझो। 2 शब्द मैंने बताए, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की संरचना में भाग लेती है। समझ गए, फिर से मैं, कोशिका में, कोशिका की परिभाषा में संरचनात्मक शब्द क्यों आया, क्योंकि कोशिका हमारे शरीर की संरचना बनाने में भाग लेती है। अब दूसरा क्या शब्द है, क्रियात्मक। क्रिया से क्या समझते हो, क्रिया का मतलब होता है काम करना, कार्य करना। मतलब कि जो कोशिका होती है, जो तुम्हारी कोशिका है वो क्या करती है, जो कोशिका है वो, जो कोशिका है वो कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करती है। कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब देखो फाइनल समझा रहा हूं, 2 बातें समझ लो हमेशा। देखो यहां फोकस करो, कोशिकाओं के बारे में दो शब्द तुमको मिलेंगे, एक तो मिलेगा संरचनात्मक, दूसरा मिलेगा क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब क्या है, कोशिका हमारे शरीर में की संरचना का निर्माण करती है, और क्रियात्मक का क्या मतलब है, कोशिका कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। आई बात समझ में, कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करती है, ठीक है। अब समझो, इसी के साथ समझो, देखो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक यानी कि संरचना बना रही है, क्रियात्मक यानी कि क्रिया कर रही है, इकाई मतलब कि छोटी 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 कई सारी, मतलब हमारा शरीर इसी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हम सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, समझ गए। संरचना का निर्माण करती है इसलिए संरचनात्मक, क्रिया करती है इसलिए क्रियात्मक। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, हम सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़ा दो। सबसे पहले कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तुम बोलोगे सर रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। यहां पे एक बात गौर करने वाली है, इन्होंने जो कोशिकाओं की खोज की थी वो थी मृत। कैसी थी, मृत कोशिकाएं थी। कैसी थी, वो कोशिकाएं थी मृत। तो कोशिका खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665 में, ठीक है। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तुम बोलोगे सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आई बात समझ में। तो सबसे पहले कोशिकाओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यह ध्यान रखना कि वो कोशिका जीवित नहीं थी।
सबसे पहले जीवित कोशिकाओं खोज किसने की? तो हमारे ल्यूवेनहॉक भाई साहब ने, इन्होंने की थी। ठीक है, समझ गए? मैं समझता हूं कि समझ गए। थोड़ा आगे चलते हैं। देखो कोशिका ऐसी दिखती है, अभी इसका संरचना तुम्हें आगे क्लास में पता चल जाएगी। देखो अब ये बहुत ही आसान है बच्चों वाला। देखो जीवों के प्रकार, कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जीव जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर, और इसको क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर। ठीक है, यानी कि एक कोशिका। अब इसको समझ लो, बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है। देखो नाम से ही एक और कोशिकी, एक का मतलब होता है वन और कोशिका का मतलब होता है सेल। तो ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका का बना हो, मतलब एक कोशिका हुई, ना हाथ ना पैर, कुछ नहीं, बस केवल एक कोशिका है और कुछ नहीं। तो देखो ऐसा जीव जिसका शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है। देखो मेंडल है, ऐसा जीव जिसका शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? एक कोश की जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, देखो ये रहा अमीबा, ठीक है, ये अमीबा रहा, ठीक है। युगलीना, ये सॉरी युगलीना ये नहीं है, युगलीना ये है तुम्हारा, युगलीना ये है, ठीक है। ये तुम्हारा पैरामीशियम है, ठीक है। ये सारे एक कोश की जीव है। देखो यही इनका पूरा शरीर है, इसी में हाथ है, इसी में मुंह है, इसी में सब कुछ है। अपन लोग की तरह ये नहीं कि हाथ अलग है पैर अलग है, तो कपड़ा पहन रहे तो पैंट पहनो, कुछ नहीं, ऐसे ही है। और आंखों से दिखते भी नहीं है। ये पॉइंट भी लिख सकते हो, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये पॉइंट इसमें ऐड कर लो, 3 लाइन तुम्हारी हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला? ऐसा जीव जिसका शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोश की जीव कहते हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। अब आगे चलो। अब देखो एक कोशिकी में था, एक कोशिका से बना था। बहुकोशिकी में क्या होगा? बहुत सारी कोशिकाओं से बना होगा, बात खत्म। इससे भी आसान है। ऐसा जीव जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा। समझ में आया? अगर कोई 2 कोशिकाओं से भी मिलकर बना है तो उसको बहुकोशिकी ही बोला जाएगा। आई बात समझ में? तो 2 या 2 से ज्यादा, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब जैसे मनुष्य, जैसे कि मैं, मनुष्य में तुम लोग आते नहीं, और पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली जानवर लकड़बग्गा सब बहुकोशिकीय में आते हैं, जो तुमको आंख से दिख रहे हैं, ठीक है। तुमको मजेदार बात बताता हूं, चलो आ जाओ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से ज्यादा ये कुछ इंटरेस्टिंग तत्व हैं। इन तथ्य में तुम्हें मजा आएगा। अब मजा क्या आएगा? जो एक अंडा होता है ना, ये एक अंडा छोटा सा, तुमको पता है ये एक कोशिका है। ये क्या है? ये एक कोशिका है। देखो सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मेरी तो नहीं सुधरी, लेकिन तुम लोग सुधार लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? जो एक अंडा होता है वो एक संपूर्ण कोशिका होता है। तुमको पता है एक अंडा दिख रहा है ना, वो तुम्हें अपनी आंखों से दिख रहा है, वो केवल एक कोशिका का बना हुआ है। तो इस हिसाब से सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? सबसे बड़ी कोशिका होगी शुतुरमुर्ग का अंडा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला एक अंडा एक कोशिका होता है, तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का ही होता है। देखो इसके हाथ के बराबर आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर एक अंडा एक कोशिका है तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये भी है। तो एक अंडा एक संपूर्ण कोशिका होता है और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे चलो। सबसे लंबी कोशिका, हाँ ये होती है, इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, या तो इसी को बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और ये हमारे मस्तिष्क से निकलती है। कहां से निकलती है? ये हमारे मस्तिष्क से निकलती है। ये हमारे मस्तिष्क से निकलती है। अब सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बच्चों अपना हाथ उठाओ, तो हाथ तुम्हारा ये है, तुम हाथ कैसे उठा लोगे?
क्योंकि तुमने दिमाग से इसको सिग्नल दिया। मैंने कहा कि ऐसे उछल जाओ, अगर तुम उछले तो कैसे उछले? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने कहा कि बेटा पैर उछलो, तुम्हारा पैर उछल गया। समझ गए? इस तरीके से ये जो निर्देश देने का काम होता है ये कौन करता है? ये करती है तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। अब ये बताओ भाई, मैं इतना लंबा, इन कोशिकाओं की लंबाई पता है? इन कोशिकाओं की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है, इतनी लंबी होती है ये। हमारे पूरे शरीर में जाल जैसे फैली होती हैं। इन्हीं के माध्यम से हम कुछ कार्य कर पाते हैं, अपने शरीर के से चल पाते हैं, आदेश दे पाते हैं, कुछ छू पाते। कुछ गर्म लगा, ऐसे छुआ, कुछ गर्म लगा, ऐसे हाथ आया, क्यों? इन्हीं के कारण, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया दिमाग को कि हाँ ये गर्म लग रहा है। तो ये हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलो। हाँ, ये कोशिका का नहीं, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। देखो, दुनिया में तुमको पता है कि या तो चीजें जीवित होती हैं या तो निर्जीव होती हैं, लेकिन ये असली कैप्टन अमेरिका है, गंगाधरी शक्तिमान है। अब कैसे? देखो, ये जो कैप्टन अमेरिका तुमको दिख रहा है इसको बोलते हैं वायरस। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि कोरोना के बाद से सब लोग ये तो जान गए हो कि वायरस नाम की कोई बला होती तो है। ठीक है, क्योंकि 2-2, 3-3 महीने घर में मजे करने के बाद, साल भर मजे करने के बाद तुम लोग को इसका तो आतंक पता चल ही चुका होगा। अब हम लोग आते हैं इधर। जो वायरस होता है ना, जब ये तुम्हारे शरीर के अंदर रहेगा, जब ये तुम्हारे शरीर के अंदर रहेगा तब तो ये जिंदा रहेगा, लेकिन अगर ये जमीन पे पड़ा है तब ये मुर्दा रहेगा। समझ गए? मतलब आज तक वैज्ञानिक यही नहीं पता लगा पाए कि ये जीवित है या निर्जीव है। जब ये तुम्हारे शरीर के अंदर रहेगा ना तो अपनी कॉपी बनाएगा, अपने तरह के जीव, अपने बच्चे पैदा करेगा, लेकिन जब जमीन पे पड़ा रहेगा तो लाखों सालों तक ऐसे मट्टी की तरह पड़ा रहेगा, कोई मतलब ही नहीं, पड़ा ऐसे। इसलिए आज तक यही नहीं पता चला कि ये जो वायरस है ये जीवित है या निर्जीव है। इसीलिए जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी तो क्या बोलते हैं? वायरस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शरीर में है तो जिंदा की तरह व्यवहार करता है, शरीर के बाहर है तो फिर पड़ा हुआ है ऐसे मट्टी की तरह, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाखों सालों तक पड़ा रहे, हजारों सालों तक पड़ा रहे, कोई मतलब ही नहीं। अब चलो आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत बहुत ही आसान, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग धीमे से चैप्टर में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? थियोडोर और श्वान ने। किसने दिया था? थियोडोर और श्वान, ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या नाम है इनका? थियोडोर और श्वान। देखो कुछ कठिन नहीं है, इन्होंने बस 2 बातें बताई हैं, वही तुम 2 बातें याद रख लो, तुमको आराम से पता चल जाएगा। देखो मैं याद कराता हूं। कोशिका सिद्धांत, इसमें केवल 2 बातें, 2 बातें। पहली बात क्या है? देखो पहली बात तो मैं तुमको बता चुका हूं, क्या? सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने। चुपचाप ये लिख दो, पहली लाइन क्या है? सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत की पहली बात क्या उन्होंने बताई कि जितने भी जीव हैं वो किससे मिलकर बने? तो बोलोगे सर जितने भी जीव हैं वो हमारे कोशिकाओं से मिलकर बने। पहली लाइन हो गई। क्या बोला भाई? आसान तो है, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, याद कर लो। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला कि नई कोशिकाओं का जो जन्म होता है। अब देखो दूसरा पॉइंट समझने से पहले ये बताओ, हम पैदा हुए कहां से? पैदा हुए अपने माँ बाप से। मेरे माँ बाप कहां आए होंगे? अपने माँ बाप से। उनके माँ बाप कहां आए होंगे? उनके माँ बाप से। तो जो नई कोशिका आई है वो कहां से आई होगी? पुरानी कोशिका से। बस यही है। सो क्या है अगली लाइन? नई कोशिकाओं का जन्म, नई कोशिकाओं का जन्म पुरानी नई कोशिकाओं का जन्म पुरानी कोशिकाओं से होता है। सिंपल। अच्छा, एक शब्द आएगा, ये जो पुरानी है ना, इसके जगह एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती। तो ये शब्द देख के घबराना नहीं है, इस पूर्ववर्ती का मतलब है पुरानी। ये घबराना नहीं कि अरे बाप रे बाप ये पूर्ववर्ती कहां से आ गया, ये तो
परमाणु बम आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पुरानी का मतलब पूर्ववर्ती। तो दो लाइनें समझ लो जल्दी से। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, नंबर एक। दूसरा, नई कोशिकाओं का जन्म पुरानी कोशिकाओं से होता है। भाई नया बंदर पुराने बंदर से आएगा, नया इंसान पुराने इंसान से आएगा, वैसे नई कोशिका पुराने कोशिका से आएगी। बात खत्म। अब एक बार देख लो जल्दी से, थियोडोर श्वान ने किया था। देखो अब देखो क्या है, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने, जो मैंने बताया। दूसरा क्या है, नई कोशिकाओं का जन्म पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। समझ गए, आगे चलते हैं। हाँ, अब असली चीज, अब असली मसाला आया है तुम्हारे सामने। अभी तक भी तो बेसिक चल रहा था तुम्हारे 9th का, लेकिन अब तुम्हें असली चीजें पता चलेंगी। देखो समझो, जो एक कोशिका होती है उसका एक बेसिक भाग होता है। बेसिक भाग मतलब एक आधारभूत संरचना होती है। एग्जाम्पल के लिए, भाई मैं इंसान हूं, समझो मैं इंसान हूं। देखो मैं इंसान हूं, 2 हाथ है, सर है, 2 पैर है सब। अगर तुम मुझे देखोगे तो बोलोगे हाँ ये एक इंसान खड़ा है। और मेरे तरह का दूसरा इंसान तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे तरह का कोई दूसरा इंसान नहीं होगा। लेकिन इंसान मतलब तुम ये जान जाओगे हाँ इंसान है कि बंदर है कि कुत्ता है कि बिल्ली है कि लकड़बग्गा है, ठीक है, या चमगादड़ है। अब सुनो, कहने का ये मतलब है कि एक इंसानों का एक आधारभूत संरचना होती है कि इंसान होगा तो ऐसे खड़ा होगा, इंसान होगा तो हाथ ऊपर होगा, पैर नीचे होगा, इंसान होगा तो एक मुंह होगा, उस पर 2 आंखें होंगी। तो एक इंसानों का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हाँ शक्ल अलग हो सकती है, चेहरा अलग हो सकता है, लेकिन जो इंसान की संरचना है, जिसको तुम देख के बता दो कि इंसान है, वो तो सेम होती है। वैसे ही एक कोशिकाओं की एक सामान्य संरचना होती है। सामान्य संरचना में 3 भाग होते हैं। देखो दुनिया की जितनी भी कोशिका होगी उनमें ये 3 भाग होंगे ही होंगे। समझ रहे हो? इसको रट डालो। हेडिंग क्या है, हेडिंग में डाल दे रहा हूं, कोशिका के भाग। अब देखो कोशिका के भाग 3 भाग होते हैं। एक तुम्हारा ये हिस्सा होता है, देखो इसको बना दो। देखो एक तो सबसे बाहर, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, चाहे प्लाज्मा झिल्ली बोलो चाहे कोशिका झिल्ली। देखो ये सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, दूसरा भाग क्या है, यहां पे ऐसे लिक्विड लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। अच्छा कोई कोई बोलेगा ना कि सर सर यहां पे लिख दो जीव द्रव्य। कुछ लोग लिखते होंगे ऐसा, जीव द्रव्य, है ना। कुछ हमारे समझदार बालक होंगे जो इस द्रव को द्रव्य लिखते होंगे। ये अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। अभी कल की क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीव द्रव में और जीव द्रव्य में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यही जीव द्रव और एक ही है, एक नहीं है। जीव द्रव अलग है, जीव द्रव्य अलग होता है। ये कल की क्लास में तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, आज इतना समझो। पहले सबसे बाहरी भाग क्या हो गया, प्लाज्मा झिल्ली या तो कोशिका झिल्ली। उसके अंदर क्या हो गया, जीव द्रव हो गया। उसके अंदर क्या हो गया, जीव द्रव। और ये क्या है, ये है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये है केंद्रक। ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में हमको पढ़ना है और कोशिका चैप्टर खत्म। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, एकदम हलवा है। एक बार देखो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, जीव द्रव और केंद्रक। ये द्रव और द्रव्य वाला क्या केस है, ये कल की क्लास में पता चलेगा। ठीक है, तो एक बार देख लो कोशिका के भाग। कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। देखो ये है तुम्हारा जीव, ये है तुम्हारा प्लाज्मा झिल्ली, ये है तुम्हारा कोशिका द्रव, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये है तुम्हारा केंद्रक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, देख लो प्लाज्मा झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल मैं तुमको पढ़ाऊंगा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में लगभग लगभग पूरी चीजें। कल हम लोग प्लाज्मा झिल्ली खत्म कर देंगे, फिर हम लोग केंद्रक खत्म करेंगे, और उसके बाद में हम लोग खत्म कर देंगे तुम्हारा जीव द्रव। उसी में माइटोकॉन्ड्रिया ये सब आएगा। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। तुमको क्या करना है, आज जितना पढ़ाया क्लास लो बैठ के। तुम्हें पीपीटी मिलेगी, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि अपनी नोट्स खुद से बनाओ। नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, इसको भी पढ़ लो, लेकिन रिवाइज करो। आज की क्लास को बैठ के रिवाइज करो। बाकी हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में।
थैंक यू।